वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेज़ वीडियो हम ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने कवर किया है मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड कंटेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मीनिंग क्या होता है? ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसे मतलब स्टेटमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है और जहाँ पर फैक्ट्स वगैरह को कलेक्ट किया जाता है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जो काफ़ी क्लियर एंड कंसाइज इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है शेयर होल्डर्स के सामने, है ना। ऐसे लोगों के सामने जिसके पास पोजेशन तो नहीं है फुल फैक्ट्स ऑफ द कंपनी की, बट दे वांट टू नो अबाउट द कंपनी। ओके, सो ये उसके मैटर्स को डिस्क्लोज करता है एक प्रेजेंटेड फॉर्म में, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में, जिसमें वो क्लियर एंड कंसाइज व्यू देता है अबाउट द कंपनी। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. In relation to the audit, a report contains the opinions of the auditor of the financial statement as to whether they exhibit a true and fair value of the statements of affairs and result operations of concern of the relevant period. तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो ऑडिट है, जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है, वो उसमें ऑडिटर को ओपिनियन दिया जाता है। ऐसा ओपिनियन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू एंड फेयर वैल्यू को एग्जिबिट करता है ना, उसके ट्रू और वैल्यू को प्रेजेंट करता है उस स्टेटमेंट फॉर्म में, जो ऑडिट रिपोर्ट में, और वो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में बताता है, कंपनी में क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सब के बारे में बताता है एक रिपोर्ट के फॉर्म में। ओके, एक ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करके एक रेलेवेंट पीरियड के लिए। कि हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट में काफ़ी सारे टाइप्स पढ़े थे, जिसमें कभी ऑडिट एनुअल बेसिस पे हो रहा है ना, कभी ऑडिट कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है, इंटरिम बेसिस पे हो रहा है। तो एक रेलेवेंट पीरियड के लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंस। पहला इंपॉर्टेंस है एश्योरेंस ऑफ एक्यूरेसी। तो भाई एश्योरेंस ऑफ एक्यूरेसी का क्या मतलब है? एश्योरेंस ऑफ एक्यूरेसी मतलब जो हमारा ऑडिटर होता है वो हमें ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ हिज एनालिटिकल स्किल्स। अपने रिपोर्ट में सारी चीज़ें वो प्रेजेंट करता है, तो वो एक्यूरेसी बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी एक्यूरेट है ना, वहाँ पे कुछ मिस स्टेटमेंट तो नहीं हो रहा है, फ्रॉड तो नहीं हो रहा कंपनी में। तो वो उस बेसिस पे वो एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस करती है। तो आप देख सकते हो, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स एश्योरेंस दैट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड मिस स्टेटमेंट्स। तो वो मिस स्टेटमेंट से बिल्कुल फ्री है, ठीक है, किसी भी तरीके के फ्रॉड से बिल्कुल वो फ्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे किसी भी तरीके का एरर वगैरह नहीं है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो देखते हैं इस पॉइंट में क्या कहता है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग मतलब ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। किसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है? इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स की डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? जैसे किसी इन्वेस्टर को पता लगाना कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना, तो वो क्या चेक करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा। और अगर वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर उसे मिल जाए तो कितनी मज़ा आ जाएगी, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट पर्सन एक कंपनी की ऑडिट कर रहा है। इट मीन्स वो उसको ट्रू एंड फेयर व्यू ही प्रोवाइड करेगा। सो वो ट्रस्ट कर पाएगा किसी कंपनी में अगर उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे तो। सेम गोज विद द क्रेडिटर्स। वो क्रेडिट देने से पहले किसी कंपनी को चेक करेंगे कि उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या फिर नहीं, एक्यूरेसी है या नहीं। तो उनको डिसीजन लेने में हेल्प होता है कि वो क्रेडिट दे या नहीं दे, इन्वेस्ट करे या ना करे कंपनी में, तो वो हेल्प करते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड पॉइंट कहता है कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस। ओके, कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस। तो गाइस इस पॉइंट में लिखा हुआ है कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस। ओके, तो यहाँ पे रेगुलेशंस का कंप्लायंस हो रहा है। कैसे हो रहा है? द रिपोर्ट इंश्योर्स दैट द कंपनी कंप्लाइज विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। एक्चुअली हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम पढ़ते हैं अकाउंट्स में, उसे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑडिटर चेक करता है कि जो प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसे कंप्लाई किया जाना है। तो ऑडिटर देखता है कि वो स्टैंडर्ड के बेसिस पे होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो वो चेक करके बताता है कि प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। तो इस पॉइंट में हमने अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स हैं इस पर हमने फोकस किया है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में देखते हैं, एन ऑडिटर्स रिपोर्ट कैन हाईली पोटेंशियल रिस्क और इशू विद इन कंपनीज फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। तो जो ऑडिटर्स का जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट कर सकते हैं कि कंपनी में कितना पोटेंशियल रिस्क है ना। जैसे कोई इन्वेस्टर है, उसे जानना है कि कितना रिस्क है इस कंपनी में। अगर उसके पास प्रॉपर एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटीज़ उसकी ज़्यादा है एसेट्स से, तो वो बताएगा कि इस कंपनी में पोटेंशियल रिस्क है। तो यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क को वो ऑडिट रिपोर्ट
हाईलाइट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 6th पॉइंट कहता है पब्लिक इंटरेस्ट। सो for publicly traded company, the auditor's report plays a vital role in maintaining the public confidence in the company's operations and financial practices. तो पब्लिक ट्रस्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज है उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि उसे पब्लिक कॉन्फिडेंस मिल सके। अगर ऑडिट रिपोर्ट अगर प्रेजेंट किया जाता है कंपनी के थ्रू, तो जो पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज है वो भी ट्रस्ट करती है कंपनी पे। चलिए अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप है ऑडिट रिपोर्ट का, वो है अनक्वालिफाइड या फिर क्लीन ओपिनियन। ठीक है, अनक्वालिफाइड एंड क्लीन ओपिनियन। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है। दिस इज द मोस्ट फेवरेबल आउटकम indicating the financial statements are fairly presented in all material aspects and comply with the accounting standard. अनक्वालिफाइड क्लीन ओपिनियन, देखो अनक्वालिफाइड नाम से तो लग रहा होगा काफ़ी कि भाई अनक्वालिफाइड है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अनक्वालिफाइड का मतलब क्लीन ओपिनियन है। मतलब ऑडिटर तो वहाँ पे गलतियाँ निकालने गया था कंपनी की, बट उसको एक भी गलती नहीं मिली, तो वो अनक्वालिफाइड हो गया, मतलब क्लीन ओपिनियन का हो गया। कि इसमें सबसे फेवरेबल आउटकम आता है इनडायरेक्टली, मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल फेयरली प्रेजेंटेड है, सारे मटेरियल रिस्पेक्ट्स को कंसिडर किया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपर कंप्लाई किया गया है। तो अनक्वालिफाइड मतलब क्लीन ओपिनियन होता है। उसके बाद आएगा क्वालिफाइड ओपिनियन। देखो क्वालिफाइड तो लगने से एक पॉजिटिव वर्ड लगता है ज़रूर, बट क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब इसमें गलती निकली है, ये गलतियाँ निकालने में क्वालिफाइड है। तो इसका क्या मतलब है, दिस रिपोर्ट एक्सप्रेसेस अ फेवरेबल ओपिनियन। ठीक है, ये भी एक फेवरेबल ओपिनियन एक्सप्रेस तो करता है, लेकिन एक स्पेशल एक्सेप्शन और लिमिटेशन के साथ। कोई ना कोई इसमें लिमिटेशन होगी, मतलब कुछ ना कुछ इसमें अप टू द मार्क नहीं होगा, बट ठीक है, इट्स लाइक एन एवरेज। उसके बाद आएगा एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन ये होता है, दिस इज द मोस्ट सीवियर ओपिनियन, काफ़ी सीवियर ओपिनियन यहाँ पे स्टेट किया जाता है, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फेयरली प्रेजेंटेड। भाई एडवर्स मतलब कुछ ज़्यादा ही थोड़ा नेगेटिव वे में आ जाता है ये, कि बिल्कुल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेड फेयरली नहीं है, और यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के अच्छे खासे चांसेस हैं। आई होप आपको समझ में आया। उसके बाद है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यहाँ पे ओपिनियन दिया जाता है, तो ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस इज ओपिनियन बिकॉज अ स्कोप ऑफ लिमिटेशन और अदर इशूज सच एज कंपनी विथ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो 4th पॉइंट ये कहता है कि जो ऑडिटर है वो अगर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो लिमिटेशन का जो स्कोप है वो मतलब प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन उतने मात्रा में नहीं है उसके पास, तो उस बेसिस पे वो ओपिनियन अगर नहीं दे रहा है तो वहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कंटेंट्स देख लेते हैं। कंटेंट्स में सबसे पहले आता है टाइटल। तो टाइटल कहता है, तो टाइटल क्लियरली इंडिकेट्स दैट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट इंडिकेट करता है वो उसका टाइटल है, मतलब टाइटल में जो भी उसका नाम है। ठीक है, और वो इंडिकेट करेगा कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है। ठीक है, टाइटल ही अपना इंडिकेट करेगा कि ऑडिटर का रिपोर्ट है। उसके बाद एड्रेसी स्पेसिफाइज हु द रिपोर्ट इज एड्रेस टू, टिपिकली द शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब एड्रेसी मतलब आप किसको ये ऑडिट रिपोर्ट भेजोगे या फिर देखोगे, कौन किसके एड्रेस पे जाएगा ये ऑडिट रिपोर्ट, तो ऑफकोर्स शेयर होल्डर्स को ही भेजा जाता है। तो ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को शो होगा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। उसके बाद है ऑडिटर्स ओपिनियन। सो दिस सेक्शन स्टेट्स द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली in all material aspects, the financial position, the result of operations and such cash flow। देखो यहाँ पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा, ठीक है ना। तो ये इस सेक्शन में ऑडिटर का जो पर्सनल ओपिनियन है वो फ्रेम किया जाता है। ठीक है, जितने भी मटेरियल एस्पेक्ट्स है उसे प्रेजेंट किया जाता है, ऑपरेशन से रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड अपना ओपिनियन दिया जाता है। ठीक है, बेसिस फॉर ओपिनियन, एक्सप्लेन द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन इंक्लूडिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड द प्रोसीजर फॉलोड। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या होता है हमारा, तो जो स्कोप ऑफ ऑडिट है या फिर जो प्रोसीजर फॉलो की गई है कंपनी, उस बेसिस पे ओपिनियन दिया जाता है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये एक्नॉलेज करता है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो भाई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ऑडिटर का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना नहीं होता, उसे चेक करना, उसे वेरीफाई करना होता है।
ओके तो वो मैनेजमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या है कि भाई अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, ट्रू एंड फेयर व्यू देना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, है ना, जो भी ऑडिट को कंडक्ट कर रहा है। उसके बाद लास्ट में आता है सिग्नेचर, लोकेशन, डेट, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें साइन होनी चाहिए ऑडिटर की, और या फिर अगर आप ऑडिट फर्म से ऑडिट करवा रहे हो तो ऑडिट फर्म की साइन है होनी चाहिए। एंड इंक्लूड द लोकेशन एंड डेट ऑफ रिपोर्ट, तो आपको वहाँ पे लोकेशन भी इंक्लूड करना है और डेट भी मेंशन करना है ऑडिट रिपोर्ट में कि कौन सी डेट को रिपोर्ट बनाया गया है। क्रिटिकल ऑडिट मैटर्स, इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज द क्रिटिकल ऑडिट मैटर्स दीज आर डिस्कस्ड इन सेपरेट सेक्शन। तो अगर कोई क्रिटिकल ऑडिट मैटर है ना, कोई क्रिटिकल चीज़ है जिसे अलग से प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, तो उसको सेपरेट सेक्शन में प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो the report should be clearly identify the financial statements that were audited, including the balance sheet, income statement and statement of cash flows. तो ये जो रिपोर्ट है ये क्लियरली आइडेंटिफाई करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑडिट हो चुके हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुआ है इट मीन्स दैट बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो भी ऑडिट हो चुका है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है ना, चाहे वो बैलेंस शीट हो, है ना, इनकम स्टेटमेंट हो या फिर जो कैश फ्लो हो। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर ओवरऑल बात कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस शीट स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो वगैरह भी आ जाता है। उसके बाद नेम ऑफ द ऑडिटर, तो यहाँ पे ऑडिटर का नाम भी मेंशन होता है। द नेम ऑफ द ऑडिटर और द ऑडिट फर्म शुड बी स्टेटेड। ऑडिट फर्म है तो ऑडिट फर्म का नाम लिखो, नहीं तो ऑडिटर का नाम लिखो, पता तो चले किसने ऑडिट किया है। एग्जीक्यूटिव समरी, लास्ट में आपको एक एग्जीक्यूटिव समरी देनी पड़ेगी, एक ब्रीफ ओवरव्यू देना पड़ेगा रिपोर्ट का, हाईलाइट आपको करना पड़ेगा की फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स। देखो आप कुछ भी लिखते हो, कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप कंक्लूजन तो लिखोगे ना, तो उस कंक्लूजन को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए आपको एक समरी लिखी जाती है ऑडिट रिपोर्ट में। एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया जाता है रिपोर्ट का कि क्या उसका कंक्लूजन ऑडिटर देना चाहता है, क्या न्यू फाइंडिंग्स वो हाईलाइट करना चाहता है, तो वो एग्जीक्यूटिव समरी के थ्रू होता है। ऐसे करके हमारा सारा कंटेंट फिनिश हो चुका है। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। इसमें हमने मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड कंटेंट डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and yes, keep learning. If you like the video, do not forget to like, share and subscribe to my channel below for more videos. Stay tuned. Bye.